कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। वीरा सावी को देखते हुए बोली, बारात आ गई है तो मैं जा रही हूँ अपने जीजू को देखने। सावी उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, एक सेकेंड। वीरा बोली, क्या हुआ? सावी बोली, अजीब लग रहा है यार, रुको ना। वीरा बोली, होता है, आज के बाद सब अच्छा लगेगा, रिलैक्स। और पास में रखा जूस उसे पकड़ा दिया। सावी कुछ सोचते हुए जूस पीने लगी। वीरा बाहर बालकनी में चली गई। बलबीर ठाकुर और सबने मिलकर बारात का स्वागत अच्छे से किया। आस्था आरती उतार कर अंकेश और बाकी सबको अंदर लाई। अंकेश सब चारों तरफ देख रहा था कि काश कहीं से उसे सावी दिख जाए, लेकिन सावी उसे नहीं दिखी। युवराज उसके पास आते हुए, कुछ देर और भाई, प्लीज़ कंट्रोल कर लो खुद को, भाभी बस आने ही वाली होंगी। अंकेश ने उसे घूर कर देखा तो वो हंसते हुए बोला, मैं तो आपके भलाई के लिए बोल रहा था। सबके स्वागत और अभिनंदन के बाद जयमाल के लिए सावी को लाया गया, जो इस समय शाही पोशाक में थी। चेहरा नहीं दिख रहा था। युवराज बोला, वाह यार भाभी, आप तो भाई के जान लेने के पीछे पड़े हुए हो। अंकेश बिना उसकी बात का ध्यान दिए उठते हुए आगे बढ़ गया। बलबीर ठाकुर और आस्था ने सावी का हाथ अंकेश के हाथ पर रख दिया। अंकेश सावी स्टेज पर थे और बाकी सारे घर वाले भी उन्हें घेरे हुए खड़े थे। अंकेश उसका चेहरा देखना चाहता था, लेकिन उसके घूंघट की वजह से बार बार नहीं देख पा रहा था। वीरा बोली, जीजू थोड़ा तो कंट्रोल करो, आपकी ही है, आपकी ही रहेगी, कोई उठाकर नहीं भागने वाला है, थोड़ा तो हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए। अंकेश ने कुछ नहीं बोला, लेकिन धड़कनें आज कुछ ज़्यादा ही अजीब हो रही थी। कुछ देर बाद जयमाल हुआ, लेकिन अभी भी सावी को घूंघट उठाने की इजाज़त नहीं थी। सब आशीर्वाद दे रहे थे। अंकेश धीरे से बोला, यार क्यों जान लेना चाहती हो, ये पर्दा ऊपर करो ना। और ये क्या है, मैं अपनी बीवी को नहीं देख सकता यार, सच में अब ये सब रस्मों के नाम पर कुछ ज़्यादा हो रहा है। सावी कुछ नहीं बोली। कुछ देर बाद उसे लेकर सब वापस चले गए। युवराज ने अंकेश का चेहरा देखा तो जोर जोर से हंसने का मन हो रहा था, लेकिन बेचारे को अपनी जान नहीं गंवानी थी। 1 घंटे बाद पंडित जी ने दोनों को बुलाया। अंकेश आकर मंडप में बैठ गया और सावी का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद उसे लाकर उसके बगल में बैठा दिया गया। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन अंकेश को कुछ अजीब लग रहा था। वो बार बार अपने बगल में बैठी सावी को देखे जा रहा था। रेड कांजीवरम साड़ी, ऊपर से रेड दुपट्टे से चेहरा ढका हुआ, वो अजीब सी बैठी हुई थी। आधे घंटे बाद पंडित जी ने बलबीर ठाकुर और आस्था जी को कन्यादान के लिए बुलाया तो दोनों लोग वहीं आ गए। अंकेश ने हाथ आगे किया तो बलबीर ठाकुर ने सावी का हाथ उसके हाथ पर रख दिया। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। 10 मिनट बाद अंकेश बोला, 1 सेकंड पंडित जी। पंडित जी और अब बाकी सब उसे ही देखने लगे। बलबीर ठाकुर बोले, क्या हुआ? आस्था जी बोली, क्या हुआ बेटा? अंकेश बोला, सावी कहाँ है? बलबीर ठाकुर और बाकी सब कंफ्यूज्ड होकर उसे ही देखने लगे। दादाजी बोले, अंकेश तुम्हारे बगल में तो है। बुआ दादी बोली, लल्ला ऐसे बीच में शादी नहीं रोकते, पंडित जी मंत्र शुरू कीजिए, सब ठीक है। अंकेश बोला, नहीं बुआ दादी, और अपना हाथ खींचते हुए बोला, ये मेरी सावी नहीं है, मेरी बीवी मुझसे नहीं डरती है और इसके हाथ कांप रहे हैं। फिर थोड़ा गुस्से में बोला, चेहरा दिखाओ मुझे, देखना है कौन हो तुम। बलबीर ठाकुर बोले, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अंकेश बोला, वो तो अभी पता चल जाएगा। बोलते हुए एक झटके में दुपट्टे को सर से नीचे कर दिया। अब बाकी सब लोग सामने से देख रहे थे। आखिर क्या मजाक है ये? 2 साल बाद देहरादून, चमोली, एक छोटा सा घर। शिखा किचन से बाहर आते हुए, सावी सावी कितनी बार बोला है बेटा, दवा ले लिया करो और तुम रोज भूल जाती हो। सावी उनके गले लगते हुए बोली, सॉरी मदर इंडिया, ये लास्ट था, मैं ले रही हूँ, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, आप मुझे दवा किस चीज़ का खिलाते हो, क्योंकि जहाँ तक मुझे दिख रहा है मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ। शिखा उसके हाथ में दवा देते हुए बोली, बताया था ना, 2 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, उसी में तुम्हारे पापा और भाई को खोया था मैं, इसलिए अब तुम्हें नहीं खोना चाहती। डॉक्टर ने कहा है 3 साल ये दवा कंटिन्यू करनी है, बस उसी का है, और अब लेट नहीं हो रहा है, जाओ और जल्दी आना। सावी दवा खाते हुए बोली, ओके बाय, लव यू, बोलते हुए बाहर निकल गई। शिखा खुद से बोली,
मैं तुझे ऐसे देखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उस इंसान के साथ कभी नहीं जिसके साथ कदम कदम पर मौत तांडव करती है। बोलते हुए वापस से किचन में चली गई। राजस्थान। अंकेश सर चेयर से टिकाकर आंखें बंद करके बैठा हुआ था। स्टीफेन अंदर आते हुए बोला, बॉस ठाकुर साहब मिलना चाहते हैं। अंकेश बोला, भेज दो। स्टीफेन बाहर चला गया। बलबीर ठाकुर अंदर आते हुए बोले, कब तक ऐसे रहने का इरादा है? जो चला गया उसके लिए कब तक अफसोस मनाओगे? मैं बाप होकर सब कुछ भूल कर आगे बढ़ सकता हूँ, तो मैं चाहता हूँ तुम भी अब अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओ। ठकुराइन तुम्हारे लिए काफ़ी परेशान है और मुझे तो लगता है हम दोनों की किस्मत एक जैसी है। अंकेश उन्हें देखते हुए बोला, क्या लेंगे आप, चाय या कॉफ़ी या फिर कुछ और? बलबीर ठाकुर बैठते हुए बोले, अंकेश बात समझने की कोशिश करो। अंकेश बोला, मुझे नहीं समझना आपकी कोई भी बात, वो मेरी बीबी है और अंकेश ठाकुर के आखिरी सांस तक उसकी ही खुशबू मेरे अंदर रहेगी। आप अपनी बेटी को भूल सकते हैं, मैं अपनी बीबी को नहीं भूल सकता, क्योंकि मुझे पता है वो जहाँ है सही सलामत है, उसे कुछ नहीं हुआ है, उसे कुछ हो ही नहीं सकता है। बलबीर ठाकुर बोले, वो जा चुकी है अंकेश, तुम्हें छोड़कर, हम सबको छोड़कर क्यों जिद कर रहे हो? अंकेश बोला, ये आपको लगता है, मुझे पता है वो सब बस एक साजिश थी जिसकी वो शिकार हुई, हम सब शिकार हुए। बस मुझे एक क्लू चाहिए और जिस दिन मुझे पता चल गया ये सब करने वाला जिंदा है, अंकेश ठाकुर उसे नर्क से भी बदतर जिंदगी देगा। बोलते हुए उसकी आंखों में खून उतर आया। बलबीर ठाकुर बोले, अंकेश सबको तो मार चुके हो 2 साल में और सबने बस यही बोला कि उन्हें नहीं पता इन सब के बारे में। अंकेश बोला, अभी तक मुझे जिसके ऊपर शक था उसको मारा, अब वो मरेगा जिस पर मुझे कोई शक नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्द उस जड़ तक पहुंच जाऊंगा जिसने हमारे बीच होते हुए इस काम को अंजाम दिया। बलबीर ठाकुर बोले, मुझे तो लग रहा है बस टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम, उसे आना होता तो कब का आ चुकी होती या फिर मिल चुकी होती। अंकेश बोला, अंकेश ठाकुर अपनी सांसें भी वेस्ट नहीं करता और यहाँ तो मेरी ज़िंदगी के 2 साल निकल गए। आप सोच भी नहीं सकते अंकेश ठाकुर इस समय सांसें भी कितनी गिन गिन कर ले रहा है। पता है आपको ऑफिस में? सावी जल्दी से उसके मुंह को दबाते हुए, चलो मुझे तुमसे कुछ काम है, तब तक मम्मी को तुम्हारे लिए स्पेशल डिश बनाने दो। बोलते हुए खींचकर उसे लेकर अंदर चली गई। शिखा सर झटक कर किचन में चली गई। सावी उसे अपने रूम में लाकर दरवाज़ा बंद करके घूरते हुए बोली, ये क्या है? तुम्हें पता है वो मुझे लेकर कितना परेशान रहती है और तुम चाहती हो वो और भी परेशान हो जाएं? तनिका बोली, लेकिन सावी बोली, बिल्कुल नहीं, तुम उन्हें कुछ नहीं बताओगी। मैं खुद जानना चाहती हूँ कि मेरे साथ बार बार ऐसा क्यों होता है। जब भी मैं दवा 2 दिन नहीं खाती हूँ मेरे साथ हर बार ऐसा होता है। तनिका बोली, लेकिन तुम्हें एक बार आंटी से बात तो करनी चाहिए। सावी बोली, पहले मुझे खुद तो जानने दो, उसके बाद बता दूंगी। जब मुझे ही कुछ याद नहीं तो उन्हें क्या बताऊं? और अब तुम अपना मुंह बंद करो, समझी? तनिका ने मुंह बनाया तो सावी ड्रावर से चॉकलेट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, वैसे अमित तुझे कैसा लगता है? मैं कितने दिन से देख रही हूँ, वो जब देखो तब तुझे ही घूरता रहता है। तनिका बोली, वो मुझे नहीं तुझे घूरता है, आई थिंक ही लाइक यू। सावी बोली, अमित मुझे लाइक करता है? तनिका बोली, हाँ तो क्या खराबी है? सावी बोली, खराबी मुझ में नहीं उसके में है। तुझे लगता है वो मेरे टाइप का है? बिल्कुल नहीं, चश्मिश कहीं का। अब अगर देखा ना तो मैं उसका सर फोड़ दूंगी।
तनिका बोली, अच्छा तो वो तेरे टाइप का नहीं है तो देवी जी कौन है आपके टाइप का? साबी कुछ सोचते हुए बोली, मेरे टाइप का? जिसके 8 पैक हो, गहरी काली आंखें, जिसमें जहर से भी ज़्यादा नशा हो, कोई एक नज़र उसे देखे तो अपना दिल दिमाग फेफड़ा गुर्दा सब हार जाए, उसकी एक आवाज़ से दुनिया उसके कदमों में हो। तनिका उसे घूरते हुए बोली, यहाँ देहरादून में आसपास मुझे नहीं लग रहा है ऐसा मिलेगा। ऐसा बंदा सिर्फ एक ही जगह मिल सकता है। सावी ने उसकी तरफ देखा तो तनिका उठते हुए बोली, अफ्रीका के जंगल में। सावी बोली, रुक बता रही हूँ तुम्हें, बोलते हुए उसके पीछे दौड़ने लगी। तनिका जल्दी से बाहर आकर शिखा के पीछे छुपते हुए बोली, आंटी आंटी प्लीज़ बचा लो। शिखा बोली, सावी क्यों लड़ रहे हो दोनों, चलो बैठो खाना खाओ, सब मैंने तुम्हारे पसंद का बनाया है। सावी बोली, मम्मी आप पहले आगे से हटो, आज इसका मेरे हाथ से मर्डर होगा। तनिका बोली, लेकिन कारण तो बता, आंटी को क्यों मारना चाहती है? शिखा बोली, ऐसा क्या हुआ? सावी बोली, वो मैं इसके मर्डर के बाद बताऊंगी। तनिका बोली, रुक जा मैं बता रही हूँ। सावी उसे घूरते हुए बोली, बिना खाए भगा दूंगी। तनिका बोली, अच्छा ठीक है मेरी माँ, रुक जा, आंटी ने इतना प्यार से बनाया है, खा लेने दे, मेरी दुआएं लगेंगी तुझे। सावी अब आकर खींचकर चेयर पर बैठ गई। शिखा बोली, सावी आराम से खाओ, और क्या हुआ, आज ऑफिस में सब ठीक था ना? तनिका बोली, सब ठीक था आंटी, और आपको पता है? सावी ने उसे देखा तो तनिका बोली, हमारा टूर जा रहा है राजस्थान। शिखा के हाथ से प्लेट छूटकर गिर गया। सावी जल्दी से उठते हुए बोली, मम्मा क्या हुआ, इसलिए बोलती हूँ कम काम किया करो, लेकिन नहीं आपको तो। शिखा बोली, तुम कहीं नहीं जाओगी, और राजस्थान तो बिल्कुल नहीं। सावी बोली, लेकिन। शिखा बोली, नहीं सावी, नहीं मतलब नहीं, तुम वहाँ नहीं जाओगी। सावी बोली, आप बैठ जाओ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। शिखा बोली, वादा करो। सावी बोली, प्रॉमिस नहीं जा रही हूँ। आप इतना डरते क्यों हो राजस्थान के नाम से? शिखा ने उसे देखा तो जल्दी से बोली, सॉरी नहीं जा रही हूँ मैं। शिखा खुद से बोली, मुझे अब जल्द से जल्द इंडिया से कहीं बाहर जाना होगा, वैसे भी अब 2 साल हो चुके हैं तो सब भूल चुके होंगे, और बिना किसी डर के हम एयरपोर्ट से निकल सकते हैं। बलबीर ठाकुर घर आए तो आस्था और रोहन उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे। आस्था जी बोली, क्या कहा अंकेश ने? बलबीर ठाकुर बोले, जो 2 साल से बोल रहा है उसे आज भी यकीन है सावी जहाँ भी है सही सलामत है। आस्था जी बोली, लेकिन पुलिस ने गाड़ी हमें दिया था, उसमें शिखा और सावी की बॉडी मिली थी, फिर भी वो यकीन क्यों नहीं करना चाहता है? बलबीर ठाकुर बैठते हुए बोले, पता नहीं, वही तो मैं समझा समझा कर अब थक चुका हूँ, लेकिन वो आज भी जिद पकड़ कर बैठा हुआ है। आस्था जी बोले, इसका मतलब वह कुल पूजा में नहीं आएगा? बलबीर ठाकुर नहीं बोलते हुए उठकर अपने रूम में चले गए। सब कुछ पाकर सब कुछ खोने के दर्द ने अब उन्हें एकदम से तोड़कर रख दिया था। रोहन आस्था जी के हाथ को पकड़ते हुए बोला, बड़ी माँ जीजू सही बोल रहे हैं, मुझे भी लगता है दी जिंदा है। वैसे भी वो बॉडी पूरी जली हुई थी, तो आप या बड़े पापा उसे दी कैसे मान सकते हो? मुझे यकीन है दी एक दिन वापस जरूर आएंगी। आस्था जी बोली, लेकिन पुलिस ने तो। रोहन बोला, पुलिस पहले से ही जीजू की दुश्मन है, क्या पता ये सब उनकी कोई साजिश हो। आस्था जी बोली, लेकिन शिखा। रोहन बोला, मम्मी पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है दी ठीक होंगी, आप भी ये पूजा मत करो। आस्था जी उसके सर पर हाथ रखकर अंदर चली गई। रोहन खुद से बोला, मुझे पता है मम्मी को भी जीजू पसंद नहीं थे, लेकिन। दूसरे दिन सावी अचानक से बीमार पड़ गई। बुखार इतना तेज था कि वो लगभग बेहोश सी हो गई थी। ये सब कैसे हुआ शिखा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उनके काफ़ी कोशिश के बाद भी उसे होश नहीं आ रहा था। लास्ट में डॉक्टर को कॉल करना पड़ा। 1 घंटे बाद डॉक्टर आकर उसे इंजेक्शन देते हुए बोले, आप जो दवा खिला रही हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। जैसा कि आपने बताया था, इनकी पिछली लाइफ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी, इसलिए मैंने आपको ये दवा खिलाने को बोला था, लेकिन अब इस दवा को यहीं रोकना होगा। वैसे भी ये अपना 2 साल और उसके पीछे का भी सब कुछ भूल चुकी हैं। शिखा बोली, लेकिन डॉक्टर अगर वापस से कुछ हो गया तो? डॉक्टर बोले, इसका एक ही उपाय है, डॉक्टर रंजन, वो दिमाग के स्पेशलिस्ट हैं। अगर आप जाने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको उनका पता दे सकता हूँ। शिखा जी बोली, कहाँ जाना होगा? डॉक्टर बोले, फ़िलहाल के लिए कुछ दिन के लिए मुंबई आए हैं, आप चाहें तो मुंबई, वरना वो सिंगापुर में परमानेंट रहते हैं। शिखा जी बोली, ठीक है आप पता दे दीजिए, मैं देखती हूँ। डॉक्टर उन्हें पता देकर वहाँ से चले गए।
शिखा बोली, कहाँ जाऊँ, कहीं मुंबई जाने से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन अगर नहीं गई और सावी को सब याद आ गया तो नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अपनी बेटी किसी को नहीं दूंगी, कभी नहीं। सावी आज ऑफिस नहीं गई थी तो अमित और तनिका शाम को उससे मिलने घर आए। तनिका अंदर आते हुए बोली, आंटी सावी कहाँ है, ऑफिस क्यों नहीं आई, सब ठीक तो है ना? शिखा बोली, वो आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी इसलिए नहीं गई। तुम दोनों बैठो, मैं चाय बनाती हूँ, बोलकर किचन में चली गई। अमित परेशान होते हुए बोला, क्या हुआ उसे? तनिका बोली, कुछ नहीं, नॉर्मल होगा, रुको मैं आंटी से पूछती हूँ। बोलकर उठकर किचन में आते हुए बोली, आंटी क्या हम सावी से मिल सकते हैं? शिखा बोली, लेकिन उसे परेशान मत करना, आज डॉक्टर ने आराम करने को बोला है। तनिका बोली, जी बिल्कुल नहीं करेंगे, बोलते हुए बाहर आई और अमित के साथ सावी के रूम में आ गई, जहां वो आंखें बंद करके लेटी हुई थी। तनिका जल्दी से आकर उसके पास बैठते हुए बोली, सावी तू ठीक तो है ना? सावी आंखें खोलते हुए उठकर बैठ गई। अमित उसे देखते हुए बोला, तुम ठीक हो? सावी ने तनिका को देखा। तनिका बोली, वो अमित बस देखने आया है, मैं आ रही थी तो ये भी। सावी बीच में बोली, मैं ठीक हूँ। अमित कुछ दूरी पर बैठते हुए बोला, कल तो सब कुछ नॉर्मल था तो आज अचानक से क्या हो गया? सावी ने कुछ नहीं बोला। शिखा अंदर आते हुए, बस नॉर्मल फीवर था, ज़्यादा कुछ नहीं है, तुम लोग लो चाय नाश्ता करो, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। तनिका बोली, लेकिन आंटी इसे बार बार फीवर क्यों आ रहा है, आप किसी बड़े डॉक्टर से बात क्यों नहीं कर रही हैं? शिखा बोली, बस मैं भी वही सोच रही थी, तुम चिंता मत करो, मैंने एक डॉक्टर से बात कर लिया है, 2 दिन बाद लेकर जाऊंगी, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। सावी कभी उन्हें देख रही थी तो कभी सामने तनिका और अमित को। शिखा सबको बात करने को बोलकर बाहर चली गई। अमित अपना चश्मा सही करते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना? सावी थोड़ा गुस्से से बोली, मैं ठीक हूँ। अमित बोलते हुए बाहर चला गया। सावी तनिका को घूरते हुए, क्या ज़रूरत थी उसे लाने की, यार मुझे वो नहीं पसंद है, वो फालतू में केयर दिखा रहा है। तनिका बोली, यार उसे तेरी चिंता हो रही थी इसलिए बस। सावी बोली, लेकिन आई एम नॉट कंफर्टेबल। तनिका बोली, तो ज़रा बताइए, आप ऑफिस में किस लड़के के साथ कंफर्टेबल रहती हैं? सावी कुछ नहीं बोली। तनिका बोली, यार इतना सब तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं और तुम पता नहीं कुछ दुनिया के राजकुमार को इमेजिन करके बैठी हो। जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा मिलना इम्पॉसिबल ही नहीं, नामुमकिन है, और यहाँ तो इम्पॉसिबल। सावी उठकर खिड़की के पास आते हुए बोली, तो मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं मांगी है, जब जिसे मुझे जहाँ मिलना होगा मिल जाएगा, और इन सब के बारे में मम्मी से डिस्कस मत करना, नहीं चाहती कि वो फालतू में परेशान हो। पता नहीं एक अजीब सी फीलिंग होती है जैसे कोई था मेरी लाइफ में, और बोलते हुए चुप हो गई। तनिका बोली, ये सब बस तुम्हारी इमेजिनेशन है, मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ रहा होगा, और तुम चिंता मत करो, नहीं कर रही हूँ मैं आंटी से कुछ भी। सावी बोली, थैंक यू। राजस्थान। अंकेश तैयार होकर घर से बाहर निकल रहा था। दादाजी बोले, अंकेश बलबीर की बात क्यों नहीं मान लेते हो, कब तक साय के पीछे दौड़ना चाहते हो, समझ लो वो तुम्हारे किस्मत में थी ही नहीं। अंकेश अपनी घड़ी बांधते हुए बोला, वो मेरी किस्मत में नहीं होती तो मुझे कभी नहीं मिलती, आप चिंता मत कीजिए, अब वक्त आ गया है, मैं उसे कहीं ना कहीं से ढूंढ लूँगा। दादाजी बोले, खुद को दिलासा देना बंद करो और चुपचाप मैं जिससे बोल रहा हूँ शादी करके आगे बढ़ जाओ। अंकेश बोला, दादू ये कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं, बोलते हुए बाहर निकल गया और दादाजी उसे जाते हुए बस देखते रहे। बलबीर ठाकुर सावी की आत्मा की शांति के लिए पूजा कर रहे थे। अंकेश की गाड़ी बाहर आकर रुकी और वो अंदर आकर गुस्से में सारा सामान फेंकते हुए बोला, आप बार बार एक ही गलती क्यों करते हैं, मेरे लाख मना करने के बाद भी मारना चाहते हैं मेरी बीवी को। आपके इस पूजा पाठ से अगर उसे कुछ हुआ ना तो आप सोच भी नहीं सकते हैं मैं क्या करूँगा। आस्था बोली, अंकेश बेटा बात तो सुनो। अंकेश बोला, नहीं अब और नहीं, बहुत मान लिया मैंने आप सबकी बातें, अब और नहीं। अब अंकेश ठाकुर वही करेगा जो उसे करना है और जो वो करना चाहता है, और अब इस आने वाली तबाही को कोई नहीं रोक सकता, बोलते हुए बाहर निकल गया। बलबीर ठाकुर हाथ जोड़ते हुए बोले, माफ़ कीजिए पंडित जी, वो थोड़ा सा अपसेट है, आप पूजा फिर से करवा दीजिए। पंडित जी उठते हुए बोले, अब ये पूजा फिर से नहीं हो सकती है जजमान, आप इसे यहीं ख़त्म कीजिए और मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। बोलकर हाथ जोड़कर वहाँ से बाहर चले गए।
अंकेश शहर से बाहर खड़ा था। आज उसकी ज़िंदगी उससे दूर गई थी। सोचते हुए आंखें बंद करते हुए बोला, मुझे पता है तुम सही सलामत हो, लेकिन कहाँ हो उसका पता मुझे लगाना है। जिसने भी अंकेश ठाकुर को हल्के में लेने के बारे में सोचा है उससे मौत से मिलना होगा अब। उसका फ़ोन बजा तो उठाते हुए बोला, उस इंस्पेक्टर और डॉक्टर और जितने भी लोग थे इस केस में सबको उठा लो। जहाँ से ये खेल शुरू हुआ है अब वहीं से अंत करूँगा मैं। सबको फार्म हाउस पर ले आओ और एक भी बंदा जो इससे रिलेटेड है छूटना नहीं चाहिए, याद रखना। बोलते हुए फ़ोन रखा और गाड़ी में बैठकर बाहर निकल गया। 2 दिन बाद शिखा सावी को बिना बताए मुंबई लेकर आ गई। तनिका भी उसके साथ मुंबई घूमने के लिए आई थी। शिखा ने भी उसे अपने साथ आने दिया कि कोई प्रॉब्लम ना हो। अंकेश अपने फार्म हाउस पर गुस्से में चेयर पर बैठते हुए बोला, एक एक की चमड़ी उधार दो, जो भी इसमें शामिल है। मुझे सबकी चीखें सुननी है, वो भी तब तक जब तक कि मेरी बीबी मुझे सही सलामत नहीं मिल जाती। तब तक किसी की चीख नहीं रुकनी चाहिए। इंस्पेक्टर बोला, ये गलत कर रहे हो अंकेश ठाकुर। मेरे शरीर पर एक भी जख्म तुम्हारे लिए मौत से बदतर होगी। अंकेश सिगरेट जलाते हुए उसके सामने एक पेपर फेंकते हुए बोला, तुम्हारे घर में मातम चल रहा है इंस्पेक्टर। जैसे तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया वो सब झूठा दिखा सुनाकर, और अभी भी अपना मुंह नहीं खोल रहे हो कि आखिर इन सब के पीछे है कौन। इसलिए मैंने भी तुम्हारे घर में सेम गेम खेला है। तुम्हारी बॉडी कई टुकड़ों में मिली है जिसे कुत्ते नोच रहे थे, और एक बड़ी बात, तुम्हारी बीवी ने उसे तुम्हारी बॉडी मान लिया। लगता है तुमसे खुश नहीं थी वो, इसलिए अब अंतिम संस्कार कर रही हैं। फिर भी तुम्हें नहीं बताना तो छोड़ो, अब कर भी क्या सकते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, सब राम के हाथ में है। अपना तो सारा हाथ खाली। फिर भी तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी की शादी मैं करवाऊंगा और बेटे को अपना वफादार बनाऊंगा, और बीबी उसकी कोई गलती नहीं है, इसलिए अब वो सुकून से जिएगी। इतना भरोसा तो कर ही सकते हो। इंस्पेक्टर बोला, अंकेश ठाकुर बहुत पछताओगे। अंकेश हंसते हुए बोला, सही कहा, पछता रहा हूँ तुम सबके झूठ पर यकीन करके। बहुत ज़्यादा पछता रहा हूँ, लेकिन अब वो मौका दोबारा नहीं दूंगा। फिर स्टीफन को देखते हुए बोला, स्टीफन, डॉक्टर साहब की खातिरदारी करो। आखिर डीएनए रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो इन्होंने ही बनाई थी, और बनाते ही डायरेक्ट सिंगापुर की सैर। क्या बात है भाई, अंकेश ठाकुर को गम में छोड़ सब लोग अपनी खुशी मना रहे हैं। तो चलो, अब जब जानो तभी सवेरा। और हाँ, सबकी अच्छे से खातिरदारी करना, कुछ छूटना नहीं चाहिए। 2 साल का पूरा हिसाब होना चाहिए। रिश्तेदारी, नातेदारी, खातिरदारी, सब कुछ एक एक का रिपोर्ट चाहिए। बोलते हुए कान के ईयरबड लगाकर लैपटॉप में अपना काम करने लगा। 1 घंटे, 2 घंटे, 3, 4, 5, 6, 7, 8 घंटे बाद अंकेश उठने को हुआ कि स्टीफन उसके पास आते हुए बोला, बॉस, ये सब लोगों को बस माध्यम थे। त्रिलोकीनाथ ने उन्हें पैसे दिए थे इन सब कामों के। अंकेश ने घूरकर उसे देखा तो स्टीफन जल्दी से सर झुकाकर आगे बोला, त्रिलोकीनाथ मृत्युंजय का आदमी है। अंकेश बोला, वो जेल में है। स्टीफन बोला, यस बॉस, उसके लिए जेल से भी ये सब करना कोई बड़ी बात नहीं है। अंकेश बालों में हाथ फेरते हुए बोला, मतलब आज तक का मेरा शक सही है। बोल गुस्से में टेबल को लात मारते हुए बोला, त्रिलोकी को पकड़कर इनकी शक्ल दिखा दो। वो अपने आप बोल देगा, जो जानता है वो भी और जो नहीं जानता है वो भी। और अगर फिर भी ना बोले तो चमड़ी को बॉडी से अलग कर दो। अब मुझे 24 घंटे के अंदर सब कुछ जानना है। कौन कौन था इस साजिश के पीछे, कहाँ है सावी, किसके साथ है मेरी बीबी, और भी बहुत कुछ। बहुत सारे सवाल हैं, सब कुछ 24 घंटे के अंदर अंदर अब मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। और अब मैं तुमसे बोलना नहीं सुनना चाहता हूँ। और मृत्युंजय को बाहर निकालने की तैयारी करो। खातिरदारी करवाने का शौक चढ़ा है तो अब अंकेश ठाकुर सबकी खातिरदारी करेगा, एक एक की। बोलते हुए गुस्से में बाहर निकल गया। स्टीफन वापस आकर डॉक्टर को देखते हुए बोला, आज तक तुमने बहुतों का पोस्टमार्टम किया होगा डॉक्टर, लेकिन आज ऐसा पहली बार होगा जब मैं तुम्हारा जिंदा पोस्टमार्टम करूँगा। तुम्हें ये सब करने से पहले एक बार नहीं, बस एक बार सोच समझ लेना चाहिए था कि टकरा किससे रहे हो। अब बॉस को मुझे रिजल्ट देना है, और अब मैं सच में उन्हें रिजल्ट दूंगा। उसके लिए मुझे तुम्हारी एक एक खाल भी उतारनी पड़ी तो मुझे अब कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि तुमने वो किया है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो। शिखा, सावी, तनिका तीनों होटल आकर फ्रेश हुए। शिखा सावी को तनिका के साथ रुकने को बोलकर कुछ काम बताकर बाहर चली गई। तनिका बोली,
यार आंटी तुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं, मतलब कुछ खास बताया भी नहीं। और सावी बोली, तुझे मुंबई घूमना था ना, तो बस मम्मी को आने के बाद शाम को चलेंगे घूमने। तनिका बोली, और आंटी से क्या बोलेंगे? सावी बोली, कुछ भी नहीं, बस बोल देंगे घूमना है। तनिका बोली, और वो तुम्हें जाने देंगी? सावी बोली, हाँ, तो मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो वो जाने नहीं देंगी। तनिका बोली, ठीक है। शाम को शिखा सावी के रूम में आते हुए बोली, सावी बेटा तैयार हो जाओ, हमें अभी किसी से मिलने जाना है। सावी बोली, यहाँ पर? लेकिन किससे? हम तो यहाँ किसी को जानते भी नहीं हैं, तो फिर यहाँ? शिखा बोली, वो सब मैं तुम्हें रास्ते में बता दूंगी। तनिका बेटा तुम यहीं रहो, हम जल्दी जाकर जल्दी आ जाएंगे। सावी बोली, लेकिन तनिका यहाँ क्या करेगी, इसे भी लेकर चलते हैं ना। शिखा बोली, सावी जिद नहीं करते, ज़रूरी है, और वहाँ तनिका बोर हो जाएगी, बेटा बात समझो। सावी बोली, लेकिन? शिखा बोली, सावी बोली, ओके। तनिका बोली, कोई बात नहीं यार, मैं ठीक हूँ, और आंटी आप जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिखा बोली, थैंक यू बेटा, बस हम जल्दी आ जाएंगे। तनिका बोली, जी। सावी अब तैयार होने चली गई और शिखा किसी को फ़ोन करते हुए वापस से बाहर चली गई। रात को 10 बज रहे थे। अंकेश रूम में इधर उधर टहल रहा था, गुस्से से उसकी सारी नसें तनी हुई थी। 2 साल, आज पूरे 2 साल लगे उसे ये जानने में कि इतना सब कुछ जो कुछ हुआ उसके साथ सब साजिश हुआ। मंडप में दुल्हन चेंज करने से लेकर सावी के लेटर और उसे मरना दिखाना, सब कुछ उसे बेवकूफ़ बनाया गया। सोचते हुए रूम में जितना भी सामान था सब तोड़ते हुए पूरा रूम बिखेर कर वहीं बैठ गया। आंखें गुस्से और दर्द से लाल थी। वो चीखना चिल्लाना चाहता था, लेकिन फ़िलहाल में वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, इसलिए आंखें बंद करके सर दीवार से लगा लिया। रात के 2 बजे उसका फ़ोन घनघनाया तो नींद से उठकर जल्दी से फ़ोन ढूंढा, जिस पर बिना किसी नाम के बस नंबर फ्लैश हो रहा था, तो उठाकर कान के पास लगाया। उधर से आवाज़ आई, अंकेश ठाकुर से बात हो रही है। अंकेश बोला, अंकेश ठाकुर बोल रहा हूँ। उधर से आवाज़ आई, ठाकुर साहब, मैं आपसे केरल में 2 साल पहले मिला था, डॉक्टर तनेजा, जिसने आपकी वाइफ को चेक किया था जब उन्हें फीवर हुआ था। मैं एक सेमिनार के लिए मुंबई आया था। अंकेश बोला, काम बताओ डॉक्टर, अभी कुछ बकवास सुनने के मूड में नहीं हूँ मैं, और इतनी रात को तो बिल्कुल नहीं। क्या चाहिए तुम्हें, ये बोलो। डॉक्टर तनेजा बोले, सॉरी ठाकुर साहब आपको इतनी रात को डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन मैंने आज आपकी वाइफ को यहाँ देखा, इसलिए। उसकी बात बीच में काटते हुए अंकेश उठकर खड़ा हो गया और फ़ोन को देखते हुए वापस से कान के पास लगाते हुए बोला, अगर ये मजाक नहीं है तो मैं एक पूरा हॉस्पिटल तुम्हारे नाम कर दूंगा डॉक्टर, ये अंकेश ठाकुर का वादा है। अब बस तुम मुझे ये बता दो कि मेरी बीवी कहाँ है और तुम कहाँ से बोल रहे हो। डॉक्टर तनेजा बोले, मैं इस समय मुंबई के अंधेरी में हूँ और मैंने शाम को उन्हें एक लेडी के साथ डॉक्टर रंजन से मिलते हुए देखा है। उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, इसलिए मुझे शक हुआ, और अभी आपका कैसे कैसे नंबर लेकर मैंने आपको कॉल किया, ये जानने के लिए कि क्या सच में वो आपकी वाइफ हैं या फिर कोई और, जो डॉक्टर रंजन के पास आई हैं। अंकेश कुछ सोचते हुए बोला, मैं आ रहा हूँ मुंबई, बस तुम श्योर रहना कि तुमने जो बोला है सच बोला है। तनेजा कुछ बोलता कि अंकेश उसका फ़ोन काट कर फ़ोन मिलाते हुए बोला, स्टीफेन चॉपर लाओ, जल्द से जल्द, हम अभी इसी वक्त मुंबई निकल रहे हैं। बोलते हुए फ़ोन काटा और किसी और को मिलाते हुए बाहर निकल गया। डॉक्टर तनेजा अपना फ़ोन देखते हुए बोले, आखिर मैटर क्या है? पहले मिसेस ठाकुर ने नहीं पहचाना और अब अंकेश ठाकुर ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे। शिखा रूम में परेशान थी, अब बस उन्हें सुबह का इंतज़ार था, अब और वो यहाँ नहीं रुक सकती थी। उन्हें तो डॉक्टर तनेजा के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था कि वो सावी को जानते होंगे या फिर कुछ और, इसलिए अब डर और घबराहट से उनके हाथ पैर काँप रहे थे। कहीं सावी को अंकेश ढूंढ ना ले। मृत्युंजय और बाकी लोगों को भी वो पकड़ चुका है और उसे ये भी पता चल चुका है कि सावी जिंदा है। जब से ये सब बातें शाम से उन्हें पता चली हैं, उन्हें एक सेकंड के लिए भी चैन नहीं मिला। वो सावी को लेकर बस कहीं दूर भाग जाना चाहती थी, लेकिन अभी रात थी और इस समय वो कहाँ जाए समझ नहीं आ रहा था, इसलिए सुबह का इंतज़ार था। सावी रूम में दवा के कारण आराम से सो रही थी। सुबह भोर में 5 बजे अंकेश की चॉपर मुंबई पहुंच गई। वहां के पुलिस से उसने पहले ही बात कर लिया था, फिर भी अपनी सिक्योरिटी के लिए यहाँ के कुछ और लोगों को भी अपने साथ लेकर उसने डॉक्टर तनेजा से बात किया और उनसे मिलने के लिए निकल गया।
आधे घंटे में वो डॉक्टर तनेजा के सामने बैठते हुए बोला, डॉक्टर मुझे एक एक डिटेल चाहिए, वो भी जल्द से जल्द, अब और लेट नहीं कर सकता मैं। डॉक्टर तनेजा ने उसे डॉक्टर रंजन और जितना सावी के बारे में जानता था सब बता दिया। अंकेश बोला, स्टीफन स्केच बनवाओ, सावी किसके साथ है मुझे जानना है, और डॉक्टर रंजन को उठवा लो, सब कुछ मुझे आधे घंटे के अंदर चाहिए। स्टीफन ने किसी को कॉल किया। 15 मिनट में एक बंदा पेन पेपर लेकर खड़ा हो गया और 10 मिनट में स्केच बनकर तैयार हो गया। अंकेश सोफे पर आंखें बंद करके बैठा हुआ था। इस समय उसके दिल दिमाग में डॉक्टर तनेजा की बात सुनने के बाद जो कोहराम मचा था वो किसी को दिखाना नहीं चाहता था, इसलिए बस आंखें बंद कर लिया और किसी तरह बस खुद को शांत करने लगा। स्टीफन बोला, बॉस। अंकेश आंखें खोलते हुए पेपर अपने हाथ में पकड़ा और सामने देखा तो गुस्से में पेपर मोड़ते हुए बोला, माफ़ी देकर गलती कर दिया मैंने। आखिर आपने अपना असली रंग दिखा दिया मिसेस राणा, लेकिन अब बस बहुत हो गया। अब आप अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए। आपने अंकेश ठाकुर को चैलेंज किया है, अब मुझे भी आपको दिखाना होगा कि आखिर मैं आपके साथ क्या करता हूँ। आपने मेरे दिल दिमाग को 2 साल में इतना निचोड़ लिया कि सब कुछ खाली हो चुका है। फिर स्टीफन को देखते हुए बोला, डॉक्टर रंजन। स्टीफन बोला, बॉस बस आते होंगे। स्टीफन, उतना वक्त नहीं है, चलो रास्ते में उठा लेंगे, बोलते हुए बाहर निकल गया। शिखा सावी को उठाते हुए बोली, सावी बेटा आंखें खोलो, हमें घर के लिए अभी इसी वक्त निकलना होगा। सावी आंखें खोलकर उठते हुए बोली, लेकिन अभी क्यों, अभी तो हमने मुंबई भी नहीं देखा और अभी सुबह सुबह। शिखा उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, सावी हम अब और नहीं रुक सकते। जिन लोगों ने तुम्हारे पापा को मारा था उन्हें पता चल गया है कि तुम सही सलामत हो और वो अब तुम्हें भी मार देंगे और मैं तुम्हें नहीं खो सकती हूँ, इसलिए अब चलो, अब और नहीं। सावी बोली, मम्मी हम पुलिस कंप्लेन कर देते हैं ना। शिखा बोली, नहीं बच्चा, वो बड़े लोग हैं, हम उनसे नहीं लड़ सकते हैं। अब चलो जल्दी से तैयार हो जाओ और तनिका को भी बोल दो, मैं बाहर टैक्सी देखती हूँ, बोलकर बाहर निकल गए। सावी उठते हुए, यार कब तक भागना है और हम क्यों भाग रहे हैं, जिसने ये सब किया वो तो खुलेआम घूम रहा है, और हम बोलकर तनिका को उठाने चली गई। शिखा खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, अंकेश ठाकुर मैं तुम्हें अपनी बेटी कभी नहीं दूंगी। अंकेश बोला, स्टीफन कितना टाइम लगेगा। स्टीफन बोला, बस बॉस पहुंचने वाले हैं, बोलते हुए गाड़ी की स्पीड तेज कर दिया। आधे घंटे बाद डॉक्टर रंजन से बात करने के बाद अंकेश अब पूरी तरह श्योर हो गया, लेकिन जैसे ही उसे पता चला सावी सब कुछ भूल चुकी है तो चेहरे पर टेंशन और ज़्यादा गहरा हो गया। भूल गई है से क्या मतलब, वो उसे कैसे भूल सकती है। फिर खुद से बोला, कोई नहीं, मैं याद दिला दूंगा, एक बार बस तुम मुझे मिल जाओ, अब कभी दूर नहीं जाने दूंगा, अब मुझे किसी पर कोई भरोसा नहीं है। कुछ देर बाद अंकेश की गाड़ी होटल के बाहर रुकी। वो बिना वक्त गंवाए बाहर निकलकर आगे बढ़ गया। बाकी सब लोग भी उसके पीछे अंदर चले गए। सुबह सुबह इतनी भीड़ देखकर रिसेप्शन मैनेजर भी उसके पास आ गए। अंकेश सावी का फ़ोटो दिखाते हुए बोला, रूम नंबर बताओ। मैनेजर बोला, सर लेकिन ये तो। अंकेश उसे घूरते हुए बोला, 2 सेकंड में रूम नंबर। मैनेजर बोला, सर ये लोग कुछ देर पहले ही चेकआउट कर चुके हैं। अंकेश बोला, वाट। मैनेजर बोला, जी सर वही बोल रहा हूँ मैं, ये और इनके साथ 2 लोग और थे, कुछ 10 मिनट पहले ही वो लोग यहाँ से जा चुके हैं, काफ़ी जल्दबाजी में थे इसलिए हमें एक्स्ट्रा पैसे देकर चले गए। अंकेश सर पर हाथ रखते हुए सामने टेबल पर गुस्से से हाथ मारते हुए बोला, बहुत भाग लिया, अब और नहीं भागने दूंगा, किसी हाल में नहीं, बोलते हुए बाहर निकलकर पुलिस को सावी का फ़ोटो भेजते हुए बोला, जल्द से जल्द पता चाहिए, इसके लिए कोई भी कीमत दूंगा। अभी ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, बोलते हुए आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया और कुछ और लोगों को कॉल करने लगा। साथ ही उसे घबराहट भी हो रही थी कहीं वापस से उसे खो ना दे। शिखा ऐसा उसके साथ क्यों कर रही हैं उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने तो कभी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं दिया। फिर भी बोलते हुए खिड़की से बाहर देखने लगा। आंखें आंसुओं से भर गई। सावी के मामले में ना चाहते हुए भी वो बहुत कमज़ोर फील करने लगता था। सावी बस स्टैंड पर खड़ी थी। तनिका बोली, यार हम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं, अभी तो हमने मुंबई देखा भी नहीं। और सावी बोली, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, चलो अंदर, और उसके साथ अंदर आकर बैठ गई। शिखा सामान रखकर जल्दी से उसके बगल में आकर बैठ गई, लेकिन उनके चेहरे पर डर घबराहट साफ दिख रहा था। सावी बोली, मम्मी कुछ नहीं होगा, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, कोई कुछ नहीं करेगा हमारा।
शिखा बोली बस हम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएं, उसके बाद हम वापस कभी नहीं यहाँ आएंगे। सावी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर उसने कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप बैठ गई। कुछ देर बाद बस वहाँ से निकल गई तो शिखा ने थोड़ा राहत महसूस किया कि चलो यहाँ से जाने के बाद अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी बस आधे घंटे ही चली थी कि अचानक से ब्रेक लगा और एक झटके में बस रुक गई और बाकी पीछे बैठे सभी यात्री भी एक दूसरे को देखने लगे। ये अचानक से बस क्यों रुक गई? 2 मिनट के अंदर कुछ लोग जल्दी से बस में घुस गए। स्टीफन पीछे आया और जैसे ही उसकी नज़र सावी पर गई, चेहरे पर संतुष्टि के भाव आ गए। वो जल्दी से पीछे मुड़ते हुए बोला, बॉस, और सब लोग एक साइड हट गए। बाकी बस में किसी के मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं निकली। अंकेश एक झटके में ऊपर आ गया और बिना किसी की तरफ देखे डायरेक्ट सावी के पास आया। 2 मिनट तक उसे देखने के बाद सावी कुछ समझती या फिर और कोई और कुछ समझता, वो उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया और पूरी मजबूती से अपने बाहों में भरते हुए बोला, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें? बाकी किसी के कुछ बोलने से पहले ही स्टीफन गन निकालते हुए बोला, जो जहाँ है वहीं रहे, हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। जो हमें चाहिए हम उसे लेकर चले जाएंगे। और एक नज़र शिखा को देखा जहाँ उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। तनिका अंकेश को देखकर शौक थी। सावी के इमेजिनेशन वाला बंदा यहाँ अचानक से ऐसे सबके सामने उसे गले लगाकर खड़ा था। सावी पहले ही शौक में थी। अंकेश 2 मिनट बाद उसके चेहरे को हाथ में लेते हुए बोला, पता भी है क्या हाल हुआ है मेरा? तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? सावी को कुछ समझ ही नहीं आया। दिमाग जैसे ब्लैंक हो चुका था और देखते ही देखते बेहोश होकर उसकी बाहों में झूल गई। अंकेश उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला, सावी सावी सावी, आंखें खोलो। स्टीफन बोला, बॉस आप मैम को लेकर जाइए, बाकी यहाँ का सब मैं संभाल लूँगा। अंकेश उसे गोद में उठाकर बाहर आया और अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गया। 1 घंटे बाद सावी को होश आया तो वो झटके में उठकर बैठ गई। कहाँ है वो? सोचकर पूरा रूम देखा। 1 नंबर का लग्जरी रूम था। रूम कम और महल ज़्यादा लग रहा था, लेकिन वो तो बस में। और वो आदमी कौन था जिसने उसे? उसकी मम्मी और तनिका के बारे में अभी वो सोच ही रही थी कि सामने से दरवाज़ा खुला और अंकेश अंदर आते हुए बोला, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। डॉक्टर से बात कर लिया है मैंने, सब ठीक है। सावी उसे ही देखे जा रही थी। ये कौन है और उससे ऐसे क्यों बात कर रहा है? कहीं ये वही तो नहीं जिसने उसके पापा को मारा? सोचते हुए पीछे जाने लगी। अंकेश उसके पास आ रहा था और वो दीवार से चिपकते हुए बोली, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम हमें क्यों मारना चाहते हो? तनिका और मेरी माँ कहाँ हैं? कहीं तुमने उन्हें भी तो नहीं मार दिया? देखो तुम मुझे जाने दो, मैं पुलिस में तुम्हारी कोई कंप्लेन नहीं करूँगी, बस हम यहाँ से चले जाएंगे। अंकेश आंखें छोटी करते हुए बोला, किसने कहा कि मैंने तुम्हारे पापा को मारा है? और वो तुम्हारी माँ नहीं है, वो बस तुमसे झूठ बोल रही हैं। सावी बोला, वो नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे जाने दो यहाँ से। बोलते हुए बेड से नीचे उतर गए। अंकेश जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, सावी मेरी आंखों में देखो, मैं सच बोल रहा हूँ। अभी कुछ देर में तुम्हारे माँ बाबा भाई सब आ जाएंगे। वो औरत झूठ बोल रही है, बदला ले रही है वो मुझसे। सावी उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, मुझे जाने दो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, प्लीज़। मेरी माँ का मेरे अलावा कोई नहीं है, प्लीज़ मुझे जाने दो। मैं नहीं गई तो वो मर जाएंगी। अंकेश बोला, सावी सावी मेरी बात तो सुनो। लेकिन वो उसकी कोई बात ही नहीं सुन रही थी, लगातार हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अंकेश उसे अपने पास खींचते हुए बोला, सावी। सावी बोली, तुम मुझे हाथ क्यों लगा रहे हो? बार बार छोड़ो, मुझे जाने दो। कितनी बार बोल रही हूँ, समझ नहीं आ रहा है? और डरती नहीं हूँ मैं तुमसे, प्यार से बोल रही हूँ छोड़ने के लिए, लेकिन तुम। अंकेश जब उससे काफ़ी परेशान हो गया तो उसे बेड पर धक्का देते हुए बोला, जस्ट शट अप, कब से समझा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है? अब एक और शब्द बोला ना तो सच में उस औरत को मार डालूंगा मैं, और उस लड़की को भी, समझी? इसलिए जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। अब एक और शब्द नहीं, मतलब नहीं। सावी गुस्से से उसकी आंखें देख रही थी जो लाल हो चुकी थी। मतलब उसने सच में सबको मारा है? अंकेश खुद को शांत करते हुए बोला, देखो मैं। सावी बोली, पास मत आना मेरे, तुम वरना। अंकेश दूर होते हुए बोला, नहीं आ रहा हूँ, तुम आराम करो, मैं जा रहा हूँ। बोलते हुए बाहर निकल गया। अंकेश बाहर आया तो गुस्से में दीवार से मारते हुए बोला, सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होना होता है? हर बार मैं ही क्यों?
सावी का ये अनजानो जैसा बिहेवियर अब पूरी तरह से उसे खल रहा था। एक तो 2 साल से उसका इंतज़ार, कैसे कैसे मर के निकाले उसने 2 साल, और अब पास होकर भी इतना दूर कि उसे पहचान भी नहीं पा रही है। सोचते हुए वापस से हाथ दीवार पर मारता कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो खुद को शांत करने लगा। बलबीर ठाकुर 2 मिनट बाद बोले, अब सब ठीक है, तुम्हारा विश्वास जीत गया। तुम कल भी सही थे, आज भी। तुमने मुझे हरा दिया, इस बात को अब मुझे कहने में कोई अफसोस नहीं है। अंकेश ने उनकी तरफ देखा तो पलकें झपकाते हुए उसे गले लगा लिया और पीठ पर हाथ रखते हुए बोले, सब ठीक है और बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। आस्था और रोहन अंदर चले गए, जहाँ सावी परेशान होकर रूम में यहाँ से वहाँ चक्कर काट रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था, ये लोग दुश्मन हैं तो फिर ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। आस्था दरवाजे से अंदर आते हुए बोली, सावी। सावी ने पलट कर देखा लेकिन समझ नहीं आया कौन है ये लोग, तो बस देखने लगी। रोहन जल्दी से आकर उसके गले लगते हुए बोला, दी, मुझे भरोसा था आप ठीक होंगी। जीजू को भरोसा जीत गया, आप ठीक हैं, आप पहले की तरह ठीक हैं, आपको कुछ नहीं हुआ है। आपको पता है कितना सारा याद किया मैंने आपको, आपको मेरी याद नहीं आई जो आप बार बार दूर चले जाते हो। सावी अब कभी रोहन को तो कभी आस्था जी को देख रही थी, जिनकी आंखें नम हो चुकी थी, लेकिन आंखों में एक खुशी की चमक थी। ये क्यों थी उसे नहीं पता। रोहन कुछ देर बाद उसे देखते हुए बोला, दी, आप ठीक है ना। सावी अभी भी कंफ्यूज थी, क्या बोले समझ में नहीं आ रहा था। आस्था उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, एक बार और भगवान ने हमें गलत साबित कर दिया, मेरी बेटी मुझे वापस देकर। सावी बोली, आप लोग कौन हैं। रोहन बोला, आप मुझे नहीं पहचान रही हैं, मैं आपका भाई और ये बड़ी माँ। आप हमें ऐसे कैसे भूल सकती हैं। कहीं आप हमसे बदला तो नहीं ले रही हैं कि हमने सबकी झूठ पर भरोसा कर लिया था। सावी बोली, मैं आप दोनों को सच में नहीं जानती, मुझे यहाँ से जाना है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। आस्था उसे बेड पर बैठाते हुए बोली, सावी बेटा कैसी बातें कर रही हो, और अब तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम हमारे साथ हमारे घर चल रही हो। अपने घर 2 साल से अंकेश तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा उसने तुम्हें, एक भी दिन ऐसा दिन और रात नहीं जब वो तुम्हारे लिए परेशान नहीं हुआ हो। सावी बोली, देखिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रही हैं, और मुझे आप लोगों के साथ नहीं अपने घर जाना है। मैं आप लोगों को नहीं जानती, प्लीज़ आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मेरी दोस्त और मेरी माँ मेरे लिए परेशान होंगे, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई होगी। आस्था उसे देखते हुए खुद से बोली, शिखा, तुमने क्या हाल कर दिया है मेरी बच्ची का, एक माँ होकर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। सोचकर ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। सावी बोली, देखिए मुझे लग रहा है आप लोगों को कोई। अंकेश ने दरवाज़ा खोला तो सबकी नज़रें सामने गई और अंकेश के साथ शिखा को देखकर सावी जल्दी से उनके पास आते हुए बोली, मम्मी आप ठीक है ना, तनिका कहाँ है। अंकेश ने सबको देखा और कुछ देर के लिए बाहर जाने को बोला तो सब लोग बाहर चले गए। अब रूम में सावी, शिखा और अंकेश बचे थे। सावी कुछ बोलने को हुई कि अंकेश शिखा को देखते हुए बोला, मिसेज राणा क्या बोलना चाहेंगी आप। अभी भी आपने अगर सच नहीं बोला तो आप सोच भी नहीं सकती मैं क्या करूँगा। मैं 2 साल का गुस्सा आपके ऊपर निकले, इससे पहले आप अपना मुंह खोल दीजिए। शिखा ने गुस्से से उसे घूरा तो वो आकर सोफे पर बैठते हुए बोला, आज तक रिस्पेक्ट किया है अंकेश ठाकुर ने, लेकिन मेरी शरीफी का इतना भी फ़ायदा मत उठाइए कि मैं कुछ गलत कर जाऊं। सावी उसे घूरते हुए बोली, तुम धमकी दे रहे हो, जानते भी हो धमकी देने का मतलब क्या होता है। अंकेश अभी भी शिखा को घूर रहा था और अब शिखा के चेहरे पर एक मक्कारी आ चुकी थी। वो जल्दी से अपने चेहरे पर मासूमियत लाते हुए बोली, मुझे पता है तुमने मेरे पति को मारा है और अब तुम्हारी नज़र मेरी बेटी पर है, लेकिन प्लीज़ हमें छोड़ दो, हम गरीब लोग हैं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अंकेश की भवें तन गई। ये औरत सावी को देखते ही पलट गई और सावी के सामने वो कुछ भी ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकता है। अंकेश बोला, स्टीफेन। स्टीफेन अंदर आते हुए बोला, यस बॉस। अंकेश बोला, ले जाओ मिसेज राणा को और इज्जत से इनके घर छोड़ दो। स्टीफेन उसे देखने लगा। अंकेश अब सावी को देखते हुए बोला, मुझे मेरी बीवी से मतलब है और किसी से नहीं, बोलकर कुछ इशारा किया। सावी बोली, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ समझे, और मैं भी जाऊँगी, बोलकर जाने को हुई कि अंकेश ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया और स्टीफन को इशारा किया तो वो शिखा को ज़बरदस्ती लेकर बाहर चला गया।
सावी बोली, छोड़ो मुझे, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे जाने दो। अंकेश बोला, सावी शांत हो जाओ वरना मार दूंगा मैं तुम्हारी माँ को, और अगर जिंदा देखना चाहती हो तो शांत हो जाओ और जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही करो। सावी उसे खुद से दूर करते हुए बोली, कितने घटिया इंसान हो तुम हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो तो याद रखना मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाली, समझे। अंकेश बोला, फिलहाल के लिए मान रही हो, और पीछे से गन निकाल कर उसे दिखाते हुए बोला, फुल लोड है, तुम्हारी सो कॉल्ड माँ को मारने के लिए एक गोली काफ़ी है। अगर तुम चाहती हो कि वो तुम्हारी वजह से मर जाए तो ठीक है, मैं अभी जाकर मार कर आ रहा हूँ। और एक लड़की, क्या नाम था उसका? छोड़ो, नाम जानकर क्या करना है, उसे भी मार दूंगा, फिर आराम से तुम मेरी सारी बातें सुनना। सावी उसे ही घूर रही थी। अंकेश बोला, 5 मिनट में आ रहा हूँ। सावी जल्दी से उसका हाथ करते हुए बोली, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अंकेश बोला, अगर मैं ऐसा ना करूँ तो इसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी, और अब जल्दी से खाना खाकर दवाई खाओगी और हमारे साथ चलोगी। सावी बोली, एक काम करो, तुम सबसे पहले मुझे गोली मार दो। अंकेश बोला, फिर कुछ सोचते हुए बोला, तो शुरुआत तुम्हारे दोस्त से करूं, उसे मरते हुए देखकर तुम सोच लेना आगे क्या करना है। सावी उसे घूरते हुए बोली, खा रही हूँ, दे दो। अंकेश बोला, गुड गर्ल। बोल उसके चेहरे को छूता कि सावी उसका हाथ झटक कर दूर हुई। बोली, सोचना भी मत, सावी को मरना पसंद है, तुम्हारा हाथ लगाना नहीं। अंकेश ने सर हाँ में हिला दिया। सावी को दवा खिलाकर अंकेश बाहर आया और बाहर आकर सोफे पर बैठ गया। उसके दिमाग में इस समय कितनी उथल पुथल मची हुई थी वो कोई भी नहीं समझ सकता था। अंकेश खुद को कैसे कैसे कंट्रोल किया हुआ था, जिसने उसे 2 साल तक उसकी मोहब्बत से दूर रखा था, उसको तड़पने के लिए छोड़ दिया, उसकी जान ले लेना चाहता था, लेकिन सावी की वजह से वो चुप था। किस किस तरह से उसने सावी की ज़िंदगी में अपनी जगह बनाई थी, और आज उसके कहे शब्द उसे कांटों के जैसे चुभ रहे थे। सावी के साथ रिश्ता जहाँ से शुरू हुआ था, आज वो वहीं खुद को खड़ा पा रहा था। वो कल भी उससे नफरत करती थी और आज भी। मिसेज राणा, क्यों किया आपने ऐसा, क्यों किया? क्यों मेरी ज़िंदगी को मुझसे दूर कर मुझे घुट घुट कर मरने के लिए, तड़पने के लिए छोड़ दिया? सावी के साथ बिताए पलों को सोचकर उसने आंखें बंद कर लिया। उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू गालों पर लुढ़क आए। उसने आंखें खोला और सामने देखते हुए खुद से बोला, मेरी ज़िंदगी मेरे पास है, बस यही बहुत है मेरे लिए। वह सिर्फ मेरी है, उसे मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता है। कुछ दिनों में उसे सब याद आ ही जाएगा। अंकेश ठाकुर का प्यार इतना भी कमज़ोर नहीं है कि उसे कुछ याद ना दिला पाए। ये सोचकर उसके होठों पर स्माइल आ गई। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।